हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर रमन भारद्वाज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझाया था, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाया था एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, इंपॉर्टेंट मॉडल्स बताए थे, थेरीज बताई थी। आज की हम वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एडवर्टाइजिंग। इसका आंसर है पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। ओके, एडवर्टाइजिंग को समझने के लिए आपको 4 कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। जैसे पहला आपका है पेड, ठीक है, देन यू हैव द नॉन पर्सनल, थर्ड इज़ द कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज़ द मास मीडिया। पेड में आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजिंग जो है कभी फ्री नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि टीवी पर कोका कोला की ऐड कितनी आती है, ठीक है, तो उसके लिए पैसे देती है कंपनी। ओके, देन सेकेंड इज़ द नॉन पर्सनल हो गया कि जैसे कि एक सेल्समैन की तरह 1-to-1 बात नहीं होती है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। देन यू हैव द थर्ड इज़ द कम्युनिकेशन इज़ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है जो, ठीक है। देन फोर्थ है द मासेस, योर टीवी, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया। ओके, एडवर्टाइजिंग में ये 4 जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ अ नॉन पर्सनल एंड अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसका आंसर है डायरेक्टली नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद बायर्स। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग के मेजर फंक्शन जैसे हमको पता है, इट्स इन्फॉर्मिंग, इट्स परसुएडिंग, इट्स रिमाइंडिंग, ठीक है। ये जो है प्राइस नेगोशिएशन पर्सनल सेलिंग का काम है। डायरेक्टली नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद बायर्स इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ advertising. Now we'll move to the next question. The question is, advertising that is directed towards ultimate consumers is called consumer advertising. ठीक है, जैसे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि कंज्यूमर की तरफ जा रही है तो वो कौन सी होगी, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, advertising aimed at creating a favorable image of the company rather than selling a specific product is known as the institutional or corporate advertising. जो कंपनी अपने इंस्टीट्यूशन के ही एडवर्टीजमेंट्स देती रहती है या उसके फेवर की एक अच्छी इमेज बनाती रहती है, अपनी अच्छी इमेज बनाती रहती है, तो वो किस में काउंट हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, हु ओपन्ड द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन द यूएसए। इट्स वॉल्ने बी पाल्मर। 1850 में फिलाडेल्फिया में फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी। इनिशियली एजेंसीज जो थी न्यूज़पेपर के लिए स्पेस बेचती थी, बाद में क्रिएटिव सर्विसेज भी देने लग पड़ी। ओके, वॉल्ने बी पाल्मर को फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिस्टम भी माना जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, विच डिकेड सॉ द इमर्जन ऑफ टेलीविजन एज द डोमिनेंट एडवर्टाइजिंग मीडियम इन इंडिया। ठीक है, इन 1980s। क्योंकि 1982 में एशियन गेम्स के बाद कलर टेलीविज़न इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, दूरदर्शन एक्सपैंड हुआ था, टीवी एडवर्टाइजिंग बूम हुआ था, ठीक है। फेमस एड्स जैसे कि निरमा की एड, पापड़ की एड, लिज्जत पापड़ की एड, विको टर्मरिक की एड, हमारा बजाज की एड, तो ये सब चीज़ें जो थी वो चलने लग पड़ी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ASCI was established in which year? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कब हुआ, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, 1985 में। ओके, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ये एडवर्टाइजमेंट्स को मॉनिटर करती है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स होती है उनके अगेंस्ट ये एक्शन भी लेती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ASCI's code requires that advertisements should not be misleading, offensive or harmful to the society. Okay, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको सीधा लग रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, मिसलीडिंग, ऑफेंसिव या हार्मफुल एडवर्टाइजमेंट्स प्रमोट नहीं करनी चाहिए या ना बनानी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 is, surrogate
advertising refers to advertising products prohibited from direct advertising through familiar brand extensions. ओके तो ये इसका आंसर है, लाइक जिन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग बैंड है उनको इंडायरेक्टली एडवर्टाइज करना. ओके जैसे कि किंगफिशर सोडा, ये क्यों नाम मिला, क्योंकि एक्चुअल में लिकर ब्रांड का रिकॉल एक तरह से क्रिएट करना. एंड कुछ और भी एग्जांपल जैसे रॉयल स्टैग म्यूज़िक सीडीज़, ये सब चीज़ें, ठीक है, उनके नाम पे कोई और चीज़ निकाल देना ताकि उनका नाम याद रहे. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, the economic function of advertising that leads to competition and reduced prices is its price reduction through competition. क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होती है कंपटीशन इंक्रीज़ करती है, इस कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो लोअर प्राइसेस हो जाते हैं, तो इससे कंज्यूमर बेनिफिट हो जाता है. सो जैसे मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज, जैसे जियो की एंट्री के बाद कंपटीशन और प्राइस रिडक्शन, ठीक है. अब जैसे अब तो जियो भी चार्जेस लेते हैं तो बाकी वाले भी चार्जेस लेते हैं. ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेक्शन ए से, जो फर्स्ट टॉपिक था आपका यूनिट का. नाउ फ्रॉम द सेक्शन बी, दैट इज थेरीज एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो क्वेश्चन नंबर 11 इज आइडा मॉडल इन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन stands for attention, interest, desire, action, and it was proposed by E. St. Elmo Lewis. Okay, now the next question is the Shannon-Weaver model of communication is also known as the mathematical or transmission model. और ये चीज़ हमने जो है ये हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, कहाँ पे, हमारे theories and models of communication में. ओके सो यहाँ इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड नॉइस. ओके सो नॉइस बेसिकली क्या है, डिस्टर्बेंस. ठीक है, ये एक मॉडल है जो कि नॉइस बेस्ड है. Now the next question, the two-step flow theory of communication was propounded by, so it was propounded by Paul Lazarsfeld and Leo Katz. Okay, so like media directly audience को influence नहीं करती है, and media जो है opinion leaders को message देती है, then opinion leaders public को message देते हैं, so उनको persuade करते हैं. लेट्स सपोज आप कोई भी गैजेट खरीद लें, उससे पहले यूट्यूबर्स का या टेक्निकल जो लोग हैं, जो टेक सेवी हैं, उनके चैनल से जाके रिव्यू लेते हो, ठीक है, तभी आप वो चीज़ खरीदते हो. यू वांट सम ओपिनियन लीडर हु कैन गाइड यू इन सम वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लासवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच चैनल रेफर्स टू. ठीक है, अब लासवेल मॉडल में क्या था, हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विद वॉट इफेक्ट. सो यहाँ पे इन विच चैनल हो गया, यहाँ पे मीडियम की बात हो रही है, मीडिया, पर्टिकुलर मीडिया, भाई टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है. प्रिंट मीडिया, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. सो द क्वेश्चन इज हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स. ठीक है, मॉडल किसने डेवलप किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय लैविज एंड स्ट्रेनर. ओके सो ये जो मॉडल था अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेज के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि कंज्यूमर जो है इमीडिएटली वो परचेज नहीं करता है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन इज विच थ्योरी सजेस्ट द मीडिया इज मोर इफेक्टिव थ्रू इंटरपर्सनल चैनल्स. सो टू स्टेप फ्लो थ्योरी. क्यों, क्योंकि मास मीडिया है वो ओपिनियन लीडर्स तक मैसेज पहुंचाता है, ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो आगे जनरल पब्लिक तक. सो ओपिनियन लीडर्स जो हैं एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, एक तरह से हमारे वो गाइड्स होते हैं. ओके जैसे आजकल आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह देख लो आप. ठीक है, अगर आपको किसी होटल का रिव्यू कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा दे रहा है तो तभी आप उस होटल में जाना पसंद करोगे. ओके किसी कैफ़े का रिव्यू अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर अच्छा दे रहा है तभी आप जाना पसंद करोगे. तो वो क्या हैं, आपके ओपिनियन लीडर्स हैं. ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, श्राम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंड फीडबैक. ओके सो कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होती है जब सेंडर और रिसीवर का एक्सपीरियंस जो है वो ओवरलैप ना करे. ओके सो फीडबैक भी इंपॉर्टेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव रिस्पॉन्स मॉडल यूज इन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस रिसर्च. इट्स द डैगमार मॉडल. ओके डैगमार जो होता है इसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स. ठीक है, इसका पर्पस क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को मेजरेबल बनाना. Then next question is the elaboration likelihood model was proposed by, so it was proposed by Richard Patty and John Cacioppo.
इन्होंने 1986 में ये मॉडल दिया था। इसके दो रूट्स थे, सेंट्रल रूट जो कि हाई इन्वॉल्वमेंट थी जिसमें, और पेरिफेरल रूट जिसमें लो इन्वॉल्वमेंट थी। ओके, now the next question, the concept of noise in communication model refers to any interference that distorts the message, means कि disturbance create हो, कोई भी तरह का noise हो सकता है, it can be semantic, physical और psychological. Okay, now questions from the next section, that is the brand management. The question is, brand equity is best defined as the added value a brand name gives to product beyond its functional benefits. Okay, अब जैसे आपको पता है कि हर एक ब्रांड का नाम होता है, ठीक है, एक ब्रांड इक्विटी होती है। ब्रांड नेम की वजह से प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है, ठीक है। जैसे कि आप ब्रांडेड वाटर बॉटल लेते हो तो आपको 30 रुपीज़ की पड़ेगी, अगर आप वहीं सिंपल पानी की बॉटल लेते हो आपको 10 रुपीज़ की पड़ेगी, 30 से ज़्यादा भी पड़ती है। ओके, तो जैसे आप लग्जरी बैग्स ले लो, लग्जरी हैंड बैग्स ले लो, ठीक है, वो आपको लैक्स में पड़ेंगे, करोड्स में पड़ेंगे। वहीं अगर आप नॉर्मल हैंड बैग ले वो आपको कुछ 1000 का पड़ जाएगा, कुछ 100 का पड़ जाएगा। ओके, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू जो है वो मैटर करती है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांड मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन मीन्स। इसका आंसर है यूजिंग एन एस्टैब्लिश ब्रांड नेम फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इन द सेम ऑफ न्यू कैटेगरी। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है डेटॉल सोप फ्रॉम डेटॉल एंटीसेप्टिक। ओके, उसी ब्रांड का सोप भी है, एंटीसेप्टिक भी है, ओके, हैंड वॉश भी है, सैनिटाइजर भी है। एग्जिस्टिंग ब्रांड को नई नई कैटेगरी में यूज करते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड एक्सटेंशन। नाउ द क्वेश्चन इज, डेविड आकर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। इट इंक्लूड्स ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी, perceived quality, brand associations. Okay, इसके 5 dimensions होते हैं, awareness, loyalty, perceived quality, association and other proprietary assets. Okay, नेट में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड पर्सनालिटी क्या होता है और ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था। इट वॉज कंसेप्चुलाइज्ड बाय जेनिफर आके। ओके, जेनिफर आके ने इसके 5 डायमेंशंस दिए थे, सिंसेरिटी, एक्साइटमेंट, कॉम्पिटेंस, सोफिस्टिफिकेशन एंड रिजिडनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, को ब्रांडिंग क्या होता है। को ब्रांडिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर 2 और मोर ब्रांड्स कोलैबोरेट टू क्रिएट अ जॉइंटली मार्केटेड प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, इसे 2 ब्रांड कोलैबोरेट करते हैं एक नया वैल्यू ब्रांड बनाने के लिए। जैसे नाइकी प्लस एप्पल, मारुति प्लस सुजुकी। ओके, तो ये जॉइंट वैल्यू क्रिएशन क्रिएट करता है। Now the next section is about the advertising agency role, structure, client relationship, media planning and budgeting. Okay, the question is, the client of an advertising agency is also referred to as advertiser or account. Okay, क्योंकि एजेंसी लैंग्वेज में क्लाइंट को अकाउंट कहते हैं। Then the next question, the department in an advertising agency responsible for creating the visual and verbal content of an ad. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट को, क्रिएटिव डिपार्टमेंट। ओके, इसमें आ जाता है आपका कॉपीराइटर्स आ जाते हैं, आर्ट डायरेक्टर्स आ गए, डिजाइनर्स आ गए। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल सर्विस एजेंसी प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिएटिव, मीडिया प्लानिंग, रिसर्च, अकाउंट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। जिसमें सब चीज़ें आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल सर्विस एजेंसी। The document that defines the scope of work, objectives and financial terms between a client and agency is called the brief, contract. Okay, उसको ब्रीफ बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या एजेंसी ब्रीफ बोल सकते हो या अकाउंट ब्रीफ बोल सकते हो, क्योंकि इट फॉर्मलाइजेज क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, डिलीवरेबल्स, फीस एंड टाइमलीनेस। ओके, एंड इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बजट हो सकता है, टाइमलाइन हो सकती है, ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीडिया प्लानिंग रीच रेफर्स टू दी, रीच क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑडियंस एक्सपोज्ड एट वंस। ओके, एटलीस्ट वंस। ओके, लाइक 1000 रीच, जैसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी रीच देखते रहते हैं कि 60% रीच है, कितने % रीच हुई, 1000 ऑडियंस आया, 600 ने ऐड देखी, कितनों ने ऐड देखी। ओके, उसको हम रीच बोलते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, GRP, gross rating points, is calculated as reach into frequency. Okay,
budgeting, so the question is the advertising budgeting method that links advertising spending directly to sales revenue is, it is the percentage of sales method. ओके, सो इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज 100 करोड़ की सेल्स हो रही है, उसमें से आपका 5% बजट है, सो आपका एडवर्टाइजिंग बजट कितना हो गया, 50 लाख. ओके, now the next question, which budgeting approach is considered most scientifically sound for advertising? It's objective and task method. Okay, क्योंकि यहाँ पे टास्क डिफाइन किए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए बोला जाता है. Now the next question, the term CPM in media planning stands for cost per milli, like cost per 1000 impressions. Now the next question, which of the following is the primary role of an account executive in an advertising agency? सो क्या रोल होता है अकाउंट एग्जीक्यूटिव का? सर्विंग एज द लाइजन बिटवीन क्लाइंट एंड एजेंसी टीम्स. ओके, सो ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड क्रिएटिव मीडिया टीम्स. ओके, ही मैनेजेस द कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, इट इज़ अबाउट एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी. तो इसका क्वेश्चन है, a USP, unique selling proposition in advertising, was developed by Rosser Reeves. The question is, the concept of big idea in advertising creativity was popularized by David Ogilvy. Okay, तो आपको इनके नाम सबके याद रखने हैं. The opening line of an advertisement that attracts viewer attention is called headline. Now the question is, transcreation in advertising refers to the adapting the creative concept of an ad to suit cultural linguistic context of a new market. ठीक है, न्यू मार्केट के अकॉर्डिंगली आपने जो एड बनानी है उसको ट्रांसक्रिएशन बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज the creative approach that uses a story format to promote a product is called the slice of life format. Okay, so slice of life क्या करता है, ये dramatizes करता है problem solution scenario को in a realistic everyday setting. Now the next question is, an advertising campaign is best defined as a series of coordinated ads with single theme across multiple media over a period. Okay, so campaign क्या हो गया, coordinated series. Okay, single theme के ऊपर होता है, एक इसी इशू पे होता है, ऑब्जेक्टिव उसके सेम होते हैं, मल्टीपल मीडिया यूज एक कैंपेन को कवर करती है एंड टाइम पीरियड होता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स, इट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग ऑल प्रमोशनल एक्टिविटीज टू डिलीवर अ कंसिस्टेंट मैसेज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स दैट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग इज प्रमोशन. Now the next question is, which of the following is the correct sequence for developing an advertising campaign? तो इसका आंसर है सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन. ठीक है, ये सही तरह से इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली काम किया जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुश स्ट्रैटेजी इन एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स promoting to intermediaries trade to push product through the distribution channel. ओके, सो पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, देन फिर टेलर के बाद, देन कंज्यूमर के बाद. तो पुश स्ट्रैटेजी ट्रेड को टारगेट करती है, पुल स्ट्रैटेजी कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्री टेस्टिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज डन टू इवैल्यूएट एड इफेक्टिवनेस बिफोर द कैंपेन इज लॉन्च्ड. तो किसी भी कैंपेन को लॉन्च करने से पहले इवैल्यूएशन होती है जिसमें सारी एडवर्टाइजमेंट को चेक किया जाता है ताकि वो इफेक्टिव निकले. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथड फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस. सो इसका आंसर है डे आफ्टर रिकॉल टेस्ट. यहाँ पे कंज्यूमर से नेक्स्ट डे पूछना क्या एडवर्टाइजमेंट याद है, एंड रिकॉल मेजर का होता है. ठीक है, देन द क्वेश्चन इज, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स. ओके, then the next question is, a focus group in advertising research typically consists of 6 to 12 carefully selected participants in a guided discussion. Now we have the last question, that is, which scale is commonly used in advertising research to measure consumer attitude. So Likert scale यूज़ किया जाता है. ओके, लाइक एग्री, डिसएग्री होता है इसमें, स्ट्रॉन्ग, मतलब इसमें 5 ऑप्शंस जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली होते हैं, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री. और ये स्केल मोस्टली रिसर्च के टाइम, डाटा कलेक्ट करने के टाइम जो है यूज़ किया जाता है. ओके, सो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि हर एक टॉपिक से मैंने कितने कितने क्वेश्चंस लिए हैं एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं सब. सो प्लीज़ आप एक बार पीपीटी को अच्छे से पढ़ें. ठीक है,
अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में. प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also learn about these topics. Till then, bye bye, take care.